हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होंगे, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स में कॉमन ही होते हैं, जिनको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हम ना डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम कुछ 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि एक हमारी प्रोग्रेसिव क्लास है। क्लास कैसी है? प्रोग्रेसिव क्लास है, जिसको हम लोग सृजनात्मक भी कह सकते हैं या फिर हमारी अफेक्टिव क्लास है। ठीक है, तो ऐसी क्लास में क्या होना चाहिए? अब आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कि भाई क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है जो, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। भाई बिल्कुल गलत बात है। अगर आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम को स्थान नहीं दिया जाता है, शिक्षक को स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि केंद्र में कौन होता है? भाई केंद्र में बच्चा होता है हमेशा, क्योंकि एजुकेशन कौन सी चल रही? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो बात ये हुई, तो ये आपका हो गया गलत। ऑप्शन 2 देखते हैं, विद्यार्थियों प्रतिस्पर्धा। भैया कंपटीशन करवाने के लिए आप यहाँ प्राइज बांटने थोड़ी ना आए हैं, आप तो पढ़ाने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो ये भी गलत बात हो गई, भाई कंपटीशन नहीं करवाना है इनमें, इससे उनके उनमें लड़ाई झगड़ा संघर्ष मतभेद बढ़ेगा, ये सब चीज़ों के लिए नहीं आए हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देना चाहिए। ठीक बात लग रही है। आगे वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित। भाई लेवलिंग कर रहे हो आप बच्चे को कि भाई ये तो होशियार होशियार बच्चे हैं, इनको यहाँ बिठा दिया हमने, और ये गधे गधे बच्चे हैं तो इनको छोड़ो, हटाओ, इनमें ज़्यादा ध्यान लगाने की क्या ज़रूरत है, ये तो गधे हैं सो बैठे रहने दो साइड में। तो ये भी बिल्कुल गलत बात हुई। अगर बात करें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन हमारा ये सही लग रहा, हमने एलिमिनेट किया, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर, कि भाई हर बच्चे को सीखने के, ज्ञान का निर्माण करने के मौके दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ 2-3 बच्चों को आपने इंटेलिजेंट समझ के रखा, उन्हीं को बस आपने पढ़ा दिया और आपका काम खत्म हो गया। बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन, अफेक्टिव क्लासरूम रहेगा, सभी की आवश्यकताओं को, सभी की योग्यताओं को, सभी की क्षमताओं को और सभी की नीड्स को ध्यान में रखकर ही आपको शिक्षा देनी है, तभी आप एक अफेक्टिव क्लासरूम को इम्फेस कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब बात कुछ कहें अगर बहुबुद्धि सिद्धांत की, जो कि मैंने एक थ्योरी भी आप लोगों को पहले से पढ़ा रखी है, कि भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था? हॉवर्ड गार्डनर ने। कुछ 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी, जिसमें से भाई जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एथलीट लोग रहते हैं, तो भाई उनमें कैसी होती? बॉडली काइनेस्थेटिक वाली बुद्धि होती है। ठीक है, उनका शरीर अच्छा लंबा चौड़ा। कुछ में भाषिक बुद्धि होती है, भाई वक्ता होते हैं, वकील होते हैं, है ना, अच्छी स्पीच बोल लेते हैं, लेखक होते हैं, तो इनमें तो भाई भाषिक बुद्धि हो गई, लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब बात करें अगर इसमें, क्या बोलते हैं, तार्किक बुद्धि होती किसी में, है ना, तो ये चीज़ें हो गई 8 प्रकार की कुछ बुद्धि हैं। अब बात करें इनमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, 2 टाइप की बुद्धि में सभी लोग कंफ्यूज हैं। अब इंटरपर्सनल और दूसरी है आपकी इंट्रापर्सनल, टर्म्स को ज़रा ध्यान दीजिएगा। इंटरपर्सनल मीन्स क्या होता है भाई? इंटरपर्सनल क्या होता है? दूसरों को समझना। जैसे कि मान लीजिए आपके साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोचिकित्सक हुए, ये क्या करते हैं भाई? दूसरों को समझने, दूसरे की भावनाओं को। जैसे सेल्स मैन हुआ, तो वो क्या करेगा? सेलिंग करेगा, तो दूसरों के विचार समझेगा कि भाई जो हमारा खरीदार है या जो हमारे सामने आया, उसकी क्या समस्या है, उसको समझे, उसके मनोभाव समझें, उसके थॉट्स क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझें। तो ये आपका हो गया इंटरपर्सनल। और बात करें अगर खुद को समझने की, तो वो हो गया आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इस चीज़ में सभी को कन्फ्यूजन रहती है, जो कि मैंने सोचा आपको क्लियर कर दी जाए। तो ऑप्शन पे आते हैं, इस सिद्धांत किस पर एम्फेसिस करता है, किस पर जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा है। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, लेकिन यहाँ पे ये गलत माना गया है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करें, ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है कि भाई बहुत सारी सिवरल फॉर्म्स हैं। कहीं तार्किक बुद्धि है, कहीं आपकी भाषिक बुद्धि है, कहीं आपकी क्या बोलते हैं शारीरिक बुद्धि हो गई है, कहीं आपकी इंट्रापर्सनल हो गई, कहीं आपकी इंटरपर्सनल हो गई। तो कुछ 8 प्रकार की हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत विरोधाभास टाइप होता है।
इस क्वेश्चन के कई और ऑप्शन भी सही माने गए हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कहीं कभी कवर करेंगे, उनको भी देखेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है जो आपका समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के एस्पेक्ट में, ठीक है, सोशलाइजेशन को लेकर कैसे। तो मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को भाई एल्यूमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा कि जो ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है उसको काटते जाइए, सीधे सीधे आप सही ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। तो देखा जाए विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। विद्यालय जो है आपका सेकेंडरी एजेंसी है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी एजेंसी परिवार है, दूसरा आपका विद्यालय। अब देखिए विद्यालय समाजीकरण का विद्यालय को फर्स्ट बता दिया और समकक्षी पीयर्स की कोई बात ही नहीं, गलत हो गया। समकक्षी समकक्षी यानी जो पीयर्स जो आपके साथ पढ़ते हैं सहपाठी, वो प्राथमिक है, गलत बात है। और बता दिया है परिवार को सेकेंडरी बता दिया, ये भी गलत हो गया आपका। परिवार एवं जनसंचार, भाई जनसंचार का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, दोनों समाजीकरण के द्वितीय, बिल्कुल गलत है। सब पहली बात तो इन्हें परिवार को द्वितीय बता दिया, जो कि परिवार प्रथम है, प्रथम एजेंसी है सोशलाइजेशन की, क्योंकि बच्चा सबसे पहले आके अपने परिवार में तो ही आता है ना, समाज में तो बाद में आएगा, समाज के संपर्क में बाद में आएगा, उसके बाद वो स्कूल्स के संपर्क में आएगा, स्कूल में आएगा तब उसके फ्रेंड्स बनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं समकक्षी बाद में आए, स्कूल भी बाद में आया, लेकिन सबसे पहले तो उसका परिवार आया, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय का भाई बिल्कुल सही है। पहला बच्चा घर में आता है परिवार के संपर्क में, फिर वो विद्यालय जाता है, और परिवार सोशलाइजेशन का पहला एजेंसी, ठीक है, एजेंसी। तो आगे बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास के क्रम बताइए। भैया आपको बताना है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर प्याजे के अकॉर्डिंग भी लें आप, तो SPCF को हमने कई बार रटा है। SPCF यानी सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा भैया आपका मूर्त संक्रियात्मक, वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा भाई फॉर्मल ऑपरेशनल पहले, गलत बात है, यहाँ पे भी फॉर्मल ऑपरेशनल पहले का, सबसे पहले सेंसरी आएगा, यहीं से बात खत्म हो गई। जहाँ पे सबसे पहले सेंसरी आएगा और ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, पहले अमूर्त आ ही नहीं सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वैसे पहले कैसे करने लग जाएगा, मूर्त भी नहीं कर पाएगा, फिर अमूर्त, गलत है, तीनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो गया भाई, पहले सेंसरी स्टेज आएगी, फिर आपकी प्री ऑपरेशनल आएगी, फिर कहीं जाके फॉर्मल ऑपरेशनल आएगी, ठीक है, कॉन्क्रीट आएगी, फिर फॉर्मल आएगी, ठीक है। पहले आपकी इसके बीच में एक मिसिंग है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल मिसिंग है, 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था, यहाँ पे ये 3 आपकी आएंगी क्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। आपको बताना है एक अफेक्टिव क्लासरूम है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, जहाँ पे बच्चे का भाई सब तरीके से सर्वांगीण विकास हो, ठीक है। तो ऐसे क्लासरूम में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको कैसे देखा जाए भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोले तो बच्चे में क्या हो, आपस में विभिन्नता हो, तो उसको कैसे देखा जाए। अधिगम की प्रक्रिया बाधा, बिल्कुल बाधा नहीं, जो बाल मनोविज्ञान है उसका सीधे से 2-4 ही काम है। सबसे पहला काम तो भाई बच्चे की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसके बारे में अध्ययन करना। दूसरा काम क्या है, बच्चे की रुचियों को, आवश्यकताओं को, उसकी योग्यताओं को, क्षमताओं को, उसके दृष्टिकोण को, ठीक है, इन सभी को केंद्र में रखना, ठीक है, कि भाई वो पहले हैं हम बाद में हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। ये जो सिस्टम बनाया गया है सरकार द्वारा, हम लोगों के द्वारा, सब कुछ किसके लिए, बच्चे के लिए किया जा रहा है ना, तो बच्चा केंद्र में रहेगा। ये सिस्टम बच्चे के लिए बना है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए बना है, तो ये सोच के आप चलिए। तो भाई इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता है भाई, ये सब बच्चे, एक घर के 2 बच्चे, एक घर की सगी 2 बहनें, या फिर कह सकते हैं हम कि भाई जुड़वा 2 बच्चे, आप एक दूसरे से विचारों में, सोच में और उनकी भाई योग्यताओं में, ठीक है, एक दूसरे से भिन्न होते, तो उनकी शिक्षा कैसे सेम हो सकती है बताइए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। तो यही मनोविज्ञान कहता है कि भाई सब एक दूसरे से भिन्न हैं, सबकी रुचियां अलग हैं, सभी की क्षमताएं अलग हैं, सभी की का देखने का नज़रिया अलग है, और सभी की कार्यशैली अलग है, सबकी बुद्धि लब्धि भी अलग है, सबकी रुचियां भी अलग हैं।
तो उन्हें अलग अलग शिक्षा दी जाए, उनकी रुचियों की आवश्यकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाई एक रुचियों की आवश्यकता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाई एक सोर्स माना जाए, ठीक है, रिसोर्स है ये हमारे लिए, कि भाई जितने टाइप के बच्चे होंगे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। कई बार बच्चा पीयर ट्यूटोरियल की बात करें जो बायगोत्स्की करते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसको कैसे देखना जाना चाहिए? अधिगम, ये तो बाधा हो ही नहीं सकती भाई, बाल मनोविज्ञान को इसलिए तो महत्व दिया गया इन्हीं सब चीज़ों, तो बाधा तो हो ही नहीं सकती। अध्यापक के पक्ष में भाई, अध्यापक असफल है तो फिर अध्यापक को पढ़ाना नहीं चाहिए, वो अध्यापक की प्रॉब्लम है ना। अध्यापक की असफलता से सिस्टम को क्या लेना देना, बच्चे को क्या लेना देना। अगर आप असफल है, पढ़ाने के योग्य नहीं है, तो घर बैठिए, मत पढ़ाइए ना। योग्यता आधारित, ऑप्शन थर्ड देखते हैं, योग्यता आधारित समूह बनाना। भाई आपने योग्यता आधारित समूह बना दिए कि भाई होशियार होशियार, वैसे तो बताऊँ अगर समूह दो टाइप के बनते हैं, एक तो आपके हेट्रोजीनियस होता, एक हेरोजीनियस होता। पहला होगा भाई जो समान योग्यता वाले एक एक से बच्चे हमने एक ग्रुप में बैठा दिए। दूसरे गधे भी वही उसी में फिट कर दिए, कुछ गधे मतलब वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, मतलब जिनका आईक्यू कम है उनको भी हमने वहीं पे बिठाल के फिट कर दिया। कुछ बच्चे क्या हैं कि जिनका आईक्यू तेज है उन्हें भी वहीं फिट कर दिया। कुछ सृजनात्मक हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले हैं, कुछ विशेष आवश्यकता वाले हैं, ठीक है, सभी को हमने एक साथ फिट कर दिया, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। और एक आपका ये ग्रुप है हेरोजीनियस, ये आपका अच्छे अच्छे बच्चों, एक सी योग्यता वालों को फिट कर दिया। तो ये भी गलत है भाई, आपको ग्रुपिंग नहीं करना है, इससे तो उनके अंदर हीन भावना आएगी कि भाई हम सीख ही नहीं सकते, इसीलिए तो हमें हटा दिया गया है। सब सीख सकते हैं, सब में क्षमता है सीखने की, है ना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। भाई परियोजना यानी आपको प्रोजेक्ट बनाना, उसके लिए महत्वपूर्ण, ये भी कहीं ना कहीं बात है। अगर बात करें यहाँ पे असफलता और बाधा और ये, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका राइट यहाँ पे ये हो रहा, प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई परियोजना बना पाएंगे आप, प्लानिंग कर पाएंगे कि सभी बच्चे, इसकी आवश्यकता ये है, इसकी नीड ये है, इसकी ये मतलब क्षमता ये है, इसका ये समस्या है इस बच्चे के साथ, सभी की आवश्यकता के अनुसार आप प्लानिंग भी कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ आप TLM को भी सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सही है। बढ़ते हैं आगे। एक इंक्लूसिव क्लास में, समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस पर जोर होना चाहिए आपको बताना है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, भाई बोल रहा है कि आपको प्रदर्शन भाई दिखाना है आपको कि भाई 80% आ गया बच्चे को, भले ही चाहे आता कुछ ना हो। बिल्कुल गलत बात है, आपको ये नहीं देखना है कि बच्चे के पास 80% आ गए, उससे मतलब नहीं है। बच्चा सीख रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, कुछ ज्ञान का निर्माण हो पा रहा है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ अभिवेदी समरूपी निर्देश, ये भी गलत है। समरूपी निर्देश यानी कुछ निर्देश दे रखे हैं, उन पर ध्यान देना, ठीक है। तीसरी बात है यहाँ पे सामाजिक पहचान के आधार, भाई सामाजिक पहचान के आधार पर आप वहाँ पर रिश्तेदारी थोड़ी ना बनाने जा रहे हैं कि हमारे कास्ट के हैं तो चलो इनसे हम अपने यहाँ रिश्तेदारी कर लेंगे। तो भाई सामाजिक पहचान, या फिर ये बहुत अमीर आदमी है तो ये हमारे कुछ काम में आ जाएंगे, तो आप वहाँ पर रिश्तेदारी निभाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। आपका पर्सनल कोई लाभ नहीं होना चाहिए। शिक्षक वही है भाई कि जिसका पर्सनल कोई लाभ ना हो, अपने लाभ से हटकर कार्य करे, शिक्षक का ये गुण होना चाहिए, तो ये गलत बात हो गई। हर बच्चे के सामर्थ्य को, बिल्कुल सही बात है कि भाई सबकी आवश्यकताओं को, सभी की सामर्थ्य को, सभी की क्षमताओं को, सभी के दृष्टिकोणों का सम्मान हो, सभी के कह सकते हैं कि सभी की जो चीज़ें हैं, सभी के पास विभिन्नता है, उनका सम्मान भी हो कहीं ना कहीं, और सभी को डेवलप करने के अवसर भी मिले, सभी का मतलब विकास हो, सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक ही छत के नीचे सभी को समान एक रूप से शिक्षा दी जाए, तो यही भाई मुख्य लक्ष्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों, भाई लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है, बच्चों को जूझ रहे हैं उससे, छात्रों की ज़रूरतों, अब उनको क्या आवश्यकता है को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, नहीं को ज़रा ध्यान दें। तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें लर्निंग प्रॉब्लम हो रही, लर्निंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, अब बताइए। भाई दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, करना चाहिए, पूछा है नहीं करना चाहिए, तो TLM तो यूज़ करना चाहिए। किसी बच्चे को भाई दिखाई कम देता है
पार्शियली दृष्टिबाधित है या फिर पार्शियली विजुअली प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत देखने में, तो उससे बड़े बड़े कुछ ऑडियो सामग्री यूज़ करके हम पढ़ा सकते हैं। या फिर बात करें अगर हम किसी बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो हम उसे कुछ दिखा कर इस तरीके से उसे पढ़ा सकते हैं। या फिर बात करें हम कि आप कई ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं अल्टरनेटिव ऑप्शन। तो ये तो बिल्कुल सही है। पूछा यहाँ पे गलत, संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल। तो भाई संरचना शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, ये भी कहीं ना कहीं भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही बच्चे को, कंस्ट्रक्टिविज्म उपागम्स हैं जो आपके, उनका यूज़ करो। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना बिल्कुल सही है भाई। इंडिविजुअल प्लानिंग बनाओ कि सबकी समस्या क्या है, फिर उनको रेमेडी दो, है ना। रेमेडियल टीचिंग करो आप कि भाई पहले उनकी समस्याओं को आप समझो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है लर्निंग में, उनका एवोल्यूशन करो, उसके बाद उनको भाई रेमेडी दो कि यहाँ पे पर्टिकुलर क्षेत्र में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे उसे रेमेडी दी जाए। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आते हैं ऑप्शन 4 पे, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। भाई अगर आप जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गलत बात कहीं ना कहीं तो ये है ही। और देखने से भी पता चल रहा कि बच्चे पहले से ही कठिनाइयों में हैं और आप उसे जटिल और समस्याएं दे देंगे तो वो क्या करेंगे, फिर तो वो डर ही जाएंगे ना, फिर तो वो पढ़ने ही नहीं आएंगे, कभी स्कूल में ही नहीं आएंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गई। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया कि भाई अगर पहले से बच्चा लर्निंग में प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप उसके फैसिलिटेटर हैं, तो आप उसको और डिफ़िकल्ट चीज़ दे देंगे कि भाई अब तुझसे ये तो हो नहीं रहा, अब तू ये करके बता, इससे भी डिफ़िकल्ट है ना। तो बिल्कुल बेवकूफ़ बात हो गई ना। तो जो बेवकूफ़ी की बात है वही गलत है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक टीचर है भाई, उसको किसी कार्यकलाप में कोई एक्टिविटी चल रही है, उसमें विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना है। भाई प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चा गलतियां कर रहा है उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। क्यों करे भाई बताइए। कह रहा है कि एक टीचर है कि बच्चा गलतियां कर रहा है तो उसको अगर वो विश्लेषित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बताइए। तो अब हम देखते हैं, एलिमिनेट करते जाएंगे साथ ही साथ। ऑप्शन नंबर 1 है, इसके आधार पर एक दंड की, भाई दंड देना तो बिल्कुल गलत बात है। दंड तो एनसीएफ कहता है, जब वो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है। एनसीएफ इतना सेंसिटिव है कि भाई बच्चे को वजन भी नहीं ला के आना पड़े, भाई ज्ञान का निर्माण करेगा वो, उसे मतलब बैग का वजन भी अगर वो इतना वो कर रहा है तो भाई दंड तो आप कोई देने वाले, अब तानाशाह तो है नहीं जर्मनी के हिटलर कि आप अब यहाँ पे आके अपना आतंक ढाएं, एक बार नौकरी मिल गई तो आतंक ढाएं, ऐसा नहीं है भाई। दंड आप नहीं दे सकते, आपको अधिकार नहीं है, आप सिखाने वाले हैं, सुविधा प्रदाता हैं, आप कोई तानाशाह नहीं है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। बार बार मैं ये कहती हूँ कि सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, त्रुटियों की समझ, बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, गलतियों की समझ बनाओ कि गलतियाँ क्यों हो रही हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखिए ना थॉर्नडाइक का, कि भाई एक बार प्रॉब्लम कर रहा है तो पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम किस लिए हुई, क्या हुई, कहाँ कमी हुई, आगे उस चीज़ को सुधारा जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उस पर फोकस किया जाएगा। तो एक एक त्रुटियाँ कभी ना कभी करेक्ट होते हुए कभी ना कहीं परफेक्ट हो ही जाएंगी ना। ठीक है, वैसे भी लर्निंग में एक दिन में तो हम ज्ञाता बन नहीं जाते ना, तो धीरे धीरे कर कर ही हम परफेक्ट बन पाएंगे कहीं ना कहीं। वैसे भी परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग रहा है। बट आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वालों को एक दूसरे से भाई अलग करना। जब सरकार, जब गवर्नमेंट, जब एनसीएफ हमारा बात कर रहा है समावेशी शिक्षा की, वो समावेशी शिक्षा के हिसाब से टीचर को ट्रेंड कर रहा है, तो आप अलग करने वाले कौन होते हैं बताइए, कोई नहीं होते ना। तो बिल्कुल गलत बात है ये। तो आप बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं, बच्चे समूह में रहते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, यानी कि और बात करें अगर सीखने की तो बच्चा ही बच्चे से नहीं सीखता है एक दूसरे से, टीचर भी बच्चों से सीखते हैं। जिसकी बात रेसिप्रोकल टीचिंग में वाइगोत्स्की करते हैं, कहते हैं कि भाई रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि भाई बच्चा टीचर से नहीं सीखता, टीचर भी बच्चे से बहुत कुछ सीख के जाता है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, बिल्कुल बुरी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। जो लर्निंग है त्रुटियों के शोधन करने, भाई त्रुटियों का पता लगाते रहो, इसी पर निर्भर है।
तो ये भी ठीक ही है, लेकिन अगर इस ऑप्शन की कंपैरिजन है, हमें बेटर चुनना है, बेस्ट चुनना है, ये बेटर है। अगर ये नहीं होता तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही बोला कि जो प्रॉब्लम, अगर बच्चा गलतियां करेगा उसकी समझ बनाएंगे कि भाई क्यों हुई गलती, अध्यापन अधिगम भाई टीचर के लिए भी ज़रूरी है ये, और लर्निंग होने के लिए, लर्निंग प्रोसीड करने के लिए भी ज़रूरी है। ये एक अर्थपूर्ण कार्य है भाई, इससे पता चलेगा। यानी ये एक हमारा रिसोर्स है, ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। क्या? त्रुटियाँ, गलतियाँ, कभी भी इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। त्रुटियाँ क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है जी। त्रुटियाँ क्या हैं? एक हमारी भाई कह सकते हैं कि गाइड करने वाली एक दिशा निर्देशक है, कि भाई हमें बताएंगी कि हमने यह गलती की, अब हमें ये काम नहीं करना, हमें इस दिशा में जाना है ना, दिशाएं बताएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को किस प्रकार सुसाध्य, भाई किस प्रकार अफेक्टिव बनाया जा सकता है ना, या किस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं उनको सही किया जा सकता है, या फिर किस प्रकार उनको सुसाध्य यानी साधन की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। लगातार अभ्यास, बार बार अभ्यास करवाओ, बार बार अभ्यास करवाओ और बार बार लिखवाओ, इससे तो बच्चा मशीन बन जाएगा। बच्चे को मशीन नहीं बनाना है, वो मशीन थोड़ी ना, इंसान है वो, है ना। लगातार आप अभ्यास करवाएंगे, लगातार रटो 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 रटो, फिर करो, फिर रटो, फिर रटो, तो मशीन बन जाएगा। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल, भाई अटल नहीं होना चाहिए, होना है हमें, है ना। जो हमने एक रूल लर्न करके रखा है, जैसे हमने किया भैया चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हमने करा है चाल बराबर, यहाँ लिख देते हैं, दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर चाल बराबर दूरी बटे समय हमने याद कर रखा है, हम उससे कहते हैं कि भाई इससे चाल ही निकाल पाओगे आप, दूरी नहीं निकाल पाओगे, तो ये कहाँ की बात हुई? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें उसे अटल नहीं बनाना कि भाई तुम इससे चाल ही नहीं, उसे फ्लेक्सिबल बनाओ कि भाई 3 चीज़ें आप निकाल सकते हो, इससे चाल भी निकाल सकते हो, दूरी भी निकाल सकते हो, समय भी निकाल सकते हो, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है कहीं ना कहीं रूल्स में, है ना। तो ये गलत बात हुई कि आप एक ही चीज़ में, मतलब उसने एक अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया, जिसको किसी की बात प्याजे करते हैं कि भाई पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बना लिया, एक अपने दिमाग में एक पैकेट बना लिया इन्फॉर्मेशन की, सारी उड़ती चीज़ें तोता हैं, पैरोट उड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पैरोट ही उड़ते हैं, हज़ारों प्रकार की पक्षी उड़ते हैं, क्या सॉरी पक्षी उड़ते हैं, तो क्या सभी पैरोट है? ऐसा नहीं है। तो एक अटल नहीं रहना, हमें कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करते रहना है, उसमें समायोजन करते रहना है ना। तो अटल नहीं बनना है, गलत है। ऑप्शन 3 देखते हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ा, बिल्कुल सही है। एनोलॉजीज के यूज़ करें भाई, डिफरेंट एनोलॉजीज यूज़ करें कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इतनी सारी स्ट्रेटजीज, इतनी सारे एनोलॉज, इतने सारे सॉल्यूशंस, इतना सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही रूल से एक सवाल हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रूल्स इसमें फिट हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सृजनात्मकता की पहचान है। और बात करें अगर फोर्थ ऑप्शन की, तो बिल्कुल बकवास है, डर करवाने वाले भूत थोड़ी ना है तो बिल्कुल गलत बात है। तो तीनों भाई गलत हैं। बात है सिर्फ तीसरी सही, ऑप्शन नंबर 3 की, कि कई सारी स्ट्रेटजीज का यूज़ करें। ठीक है, या फिर एक ही रूल्स को कई तरीके से यूज़ करें, डिफरेंट एनालॉजीज का यूज़ करें। लास्ट और नेक्स्ट, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों, परिपाटी यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में संकल्पना समझ, भाई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बनानी है, बढ़ोतरी करवानी है। किस में बढ़ोतरी? भाई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, के बच्चे को कॉन्सेप्ट्स जो बनाए हैं हमने उनमें अंडरस्टैंडिंग हो, बढ़े। तो क्या चीज़ सहायक है? बात कर दी इनने कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की, बिल्कुल गलत बात है, फिर से हो गई बात वही। पाठ्य पुस्तक, भाई पाठ देखिए, बच्चा ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ठीक है जी, और ना बच्चा शिक्षा जो है ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ना ये है भाई आपकी टीचर सेंटर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षक केंद्रित, ठीक है, और ना है भाई अभिभावक केंद्रित, और ना ही आपकी सिलेबस केंद्र, जिसको पाठ्य पुस्तक केंद्र कहते हैं। सिर्फ इस लाइन में आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि जो शिक्षा है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बाल केंद्रित, बच्चे को केंद्र में रखें। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, आपको हमेशा के लिए लर्न रखना है, ठीक है जी। कि
शिक्षक क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। अब थी वो कोई ज़माना था जब टीचर स्वेटर बुन के चला जाया करते थे, और था वो कोई ज़माना जब टीचर मार पीट के बच्चे को चले जाया करते थे, और टीचर बच्चे को के साथ मिसबिहेव भी करते थे और कुछ भी करा करते थे। बट सरकार ने अब इस और बहुत ध्यान दिया है कि भाई बच्चे को, आप बच्चे की आवश्यक जो सब हो रहा है वो सब बच्चे के लिए हो रहा है, जो सब सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको नौकरी दी जा रही है, आप नौकर बना के हमने आपको रखा है, वो किसके लिए, बच्चे को के लिए रखा है आपको ना, आपको आपके लिए नहीं, हम आपके हित में नहीं सोचा है, बच्चे के हित में सोच रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे बने। तो शिक्षा केवल चाइल्ड सेंटर ये गलत हो गई, पाठ्य पुस्तक सेंटर ये भी गलत हो गया। बारंबार भाई हमेशा परीक्षाएं करवाते रहोगे, आप बारंबार परीक्षाएं करवाओगे तो पढ़ाओगे कब भाई, और पढ़ाओगे कब, उनका एवेल्यूशन कब करोगे, और उनने जो गलतियां की हैं उन्हें रेमेडी कब दोगे, सुधार कब करवाओगे, उनका मूल्यांकन कब करोगे। फिर तो आप परीक्षाएं करवाते रहो, सिखाओ कुछ नहीं, कि भाई रट के आओ और परीक्षाएं करके और नंबर लेकर जाओ बढ़िया अपने घर मौज से। तो ये भी गलत हो गई बिल्कुल बात, तीनों ही गलत हैं। तो बस चौथा तो सही होना ही था। अन्वेषण और संवाद बिल्कुल सही है भाई, सारे जो संरचनावादी हैं भाई वो यही कहते हैं कि अन्वेषण करो भाई, खोज करो, नई नई चीज़ों का खोज करो, अपने ज्ञान में वृद्धि करो, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करो, संवाद करो, ठीक है। टीचर बच्चे से करे और बच्चा टीचर से करेगा ताकि वो कंफर्टेबल भी फील हो, ठीक है। कुछ बच्चे ने गलत कॉन्सेप्ट्स बना के अपने दिमाग में जो रखे हैं, मतलब गलत अवधारणाएं बना के रखी हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए, टीचर उन उसके मतलब जो गलत धारणा है उनको सुधार करे, है ना। और कुछ गलत चीज़ें बच्चे ने सीख रखी हैं उनको टीचर सुधार करे संकल्पनाओं को, है ना। और एक दूसरे से सीखें ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे और सभी लोग एक दूसरे से सीखते रहें, टीचर बच्चे से और बच्चा टीचर से सीखता रहे, है ना। और डर और कंपटीशन और बार बार परीक्षाओं का स्ट्रेस ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लर्निंग तो वैसे भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो आज की क्लास में बस यही था। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।